सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन वेस्ट बंगाल ओबीसी पॉलिसी। तो इस पर अभी पूरा कंप्लीट जजमेंट नहीं है, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर है, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। देन वी हैव ग्लोबल ड्राइंग ट्रेंड्स एंड इम्पैक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉवर्टी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का टॉपिक है। नया जो मर्चेंट शिपिंग बिल है, इस पर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर लॉस एस्को बेजोस क्या है, कल्चर इन न्यूज़ के अंदर आपका आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं और नोट्स आपको हमेशा मैंने बताया कि सब्जेक्ट वाइज ही जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। देखो, बीच में अगर वॉइस का इशू आपने कई बार कोट किया है कि देर इज़ अ इशू विथ वॉइस, तो प्लीज़ लेट मी नो। बीच में मैंने टेक्निकल शायद जो एक्सटेंशन है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो उस पर आई एम वर्किंग। मतलब नया ऑर्डर किया है तो 4 दिन लगेंगे, शायद उससे रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से जो वीडियो लेक्चर है उसमें जो वॉइस है वो ब्रेक हो रही है, तो इसमें इनपुट का इशू आ जाता है। चलो क्वेश्चन देख लो। द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया इज आइडेंटिटी बेस्ड, एज अ रिजल्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड आउटकम। तो बहुत ही बैलेंस्ड आपको लिखना आना पड़ेगा इसमें। अच्छा लिखना है अगर, तो आपको बहुत ही इसमें बैलेंस्ड वे में लिखेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत हाईएस्ट लेवल की चाहिए। ऐसे जब आंसर लिखते हैं तो उसमें ज़रूरी भी है कि जो लिखना है वो तो है ही, प्लस इवन इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर बोलते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है। ज्वाइन करने के लिए जैसे आकलन प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आंसर्स को इवेलुएट करने के लिए। तो ये एक सेपरेट कोर्स है जिसमें आप आंसर राइटिंग, जो क्वेश्चन अपलोड होता है उनका आप आंसर लिख के उसका इवेलुएशन प्रॉपर करवा सकते हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर तक रीच कर सकते हैं। ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स 2025 के लिए। फिर मैं कहूँगा इसको मिस नहीं करना। इसमें हैंड रिटन नोट्स टाइप में आपको करंट अफेयर के नोट्स भी प्रिपेयर करूँगा जो प्रीलिम्स वाले होंगे 2 साल के। इसके अलावा सारी एनसीईआरटीज़ बुक्स, मतलब जितना कुछ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो एवरीथिंग इन वन कोर्स, तो ये अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। सक्सेस बैच का हिस्सा आप लोग को जरूर से बनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, तो ये भी आपका लगभग 30 टेस्ट हैं। 10th टेस्ट इस मंडे को शेड्यूल्ड है, तो इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी अभी ये जो कोर्सेस हैं इनमें 50% ऑफ आपका है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टेल वेस्ट बंगाल। इस बार भी अगर आप प्रश्न देखोगे तो एक प्रश्न आपका फ्रेम किया गया था और इट वाज रिलेटेड विद सर्टन थिंग्स, है ना, उस रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। जीएस पेपर 1 के अंदर जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हुआ था और अच्छा प्रश्न था। और वो जो प्रश्न आपका मेंस में प्रश्न फ्रेम हुआ था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया जजमेंट है वो उसका बेसिस बना था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की जो ओबीसी पॉलिसी है तो उसमें पर्टिकुलर रिलीजन को अगर इंक्लूड किया गया है तो उस कंटेक्स्ट में क्या हम रिलीजन को बेसिस बना सकते हैं क्या, एज वी कैन से कि मतलब बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या सिर्फ रिलीजन एक बेसिस बन सकता है या फिर उसमें सामाजिक आर्थिक जो खास तौर से जो सामाजिक बैकवर्डनेस है या संविधान के अंदर जो चीज़ें मेंशन है उसको बेसिस बना के किया जा सकता है। तो यहाँ पे सर्टेन जो क्लासेस हैं उन्हें बैकवर्ड के रूप में पर्टिकुलर कम्युनिटी से या रिलीजन से इंक्लूड किया गया है, तो उस पर अभी देखो डिस्कशन हो रहा है। अगर आप कोई आर्गूमेंट यहाँ पे देते हैं तो वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली जाती हैं उस चीज़ को हाईलाइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो, जैसे मान लो एक आर्गूमेंट ये है कि अगर इंक्लूड किया गया तो इंक्लूड किया गया है, इट डज़ नॉट मीन कि जो है उसमें बैकवर्डनेस नहीं है। और रिलीजन के कंटेक्स्ट से हमें देखना नहीं है रादर जो भी इरिस्पेक्टिव अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी जो उनका बैकवर्डनेस है वो बेसिस है, ना कि रिलीजन वो बेसिस है रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करने के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा, मतलब ये आर्गूमेंट है, अब इसमें अभी हियरिंग आगे की है तो उस पर जब आर्गूमेंट आएंगे तो डिस्कस करेंगे, बट ये थोड़ा सा चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। ऐसे जब भी टॉपिक्स आप लिखेंगे तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए गई जो बातें हैं या उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपने इमोशंस और उससे जो है
बहुत ज़्यादा इस पर उत्तर नहीं देना है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। डायग्राम है, आप इसके माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के ये है कि क्या जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो क्या बैकवर्डनेस उसका बेसिस हो सकता है, या फिर मतलब बैकवर्डनेस बेसिस हो सकता है, या फिर रिलीजन जो है बेसिस हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक का है, दैट इज एंटी मैटर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो देखो हर एक, जैसे अगर आप एटम की ही बात करो तो एटम्स आपके मिलकर बनते हैं। एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम एक सब एटॉमिक पार्टिकल शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। बट देयर आर ऑल्सो वेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि किसी भी मैटर को बनाते हैं, जिसमें क्वार्क, लेप्टॉन और गॉज बोसॉन होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रिसेंटली क्वार्क या लेप्टॉन्स या गॉज बोसॉन न्यूज़ में है तो वो क्या है, ये पार्टिकल्स किससे रिलेटेड है। तो क्वार्क की बात करें तो इसमें लाइक ये एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। 6 टाइप ऑफ क्वार्क, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये डिपेंडिंग अपॉन स्पिनिंग और ये सब पर बेस्ड है आपका। लेप्टॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का महत्वपूर्ण मतलब रोल होता है। और न्यूट्रिनोज की बात करें तो दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन, जो पार्टिकल्स उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का भी रोल होता है। गॉज बोसॉन क्या है, वो एक तरीके से जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर किस तरीके से जो एक तरीके से मीडिएटिंग फोर्सेस बिटवीन देम, जैसे फोटॉन्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्लूकॉन्स फॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो जैसे मतलब किस तरीके से जो डिफरेंट पार्टिकल्स को जो जोड़ के रखते हैं, तो गॉस बोसॉन उसके कंटेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फोर्सेस बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स उसको डिफाइन गॉस बोसॉन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तरीके का प्रश्न एक तो नॉर्मल सा बन सकता है कि इनमें से कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में कंसिडर होता है, और दूसरा आपके पास एक प्रश्न जो इसमें फ्रेम हो सकता है वो ये है कि खास तौर से कि स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, जो रोल है वो प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि जैसे क्वार्क जो पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन पार्टिकल, ये गॉज बोसॉन पार्टिकल्स हैं, उनका स्पेसिफिक रोल क्या है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्वार्क है, लेप्टॉन्स हैं, गॉस बोसॉन है, वेक्टर बोसॉन है, स्केलर बोसॉन पार्टिकल्स हैं। हिग बोसॉन्स की बात करें तो जैसे कहा जाता है कोई भी पार्टिकल्स उनके अंदर मास कैसे जनरेट होता है, तो मास जनरेट होने के लिए ये पार्टिकल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई सारी जो इसमें एक मतलब एक समझने के लिए कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप घर में कई सारे लोग और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो अगर जैसे वो जहाँ गेस्ट आएंगे सब लोग वहीं आसपास आके बैठ जाएंगे या उनके से बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स आते होते हैं, बट उन पार्टिकल्स को जोड़ने का काम हिग बोसॉन करता है, और इन हिग बोसॉन की वजह से ही जो ये पार्टिकल्स इनके अंदर मास जनरेट आपका होता है। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। वही एंटी मैटर की बात की गई, देखो एंटी मैटर्स इनको स्टडी बहुत अधिक किया जाता है। तो एंटी मैटर की बात अगर किया जाए तो इस पर जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर एंटी मैटर्स प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो ये एंटी मैटर्स या एंटी पार्टिकल्स होंगे, तो जैसे मान लो कि जो पार्टिकल्स ऑलरेडी जिनकी हम बात करते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, उनका मास तो सेम है लेकिन अपोजिट चार्ज आपका होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का है पोस्ट्रॉन, तो इसमें मास तो सेम हो बट चार्ज जो है डिफरेंट आपका होगा। तो एंटी मैटर जो है ये नेचुरली बहुत अधिक है, लाइक है ना। दूसरा इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह पे होता है, जैसे स्कैन्स के अंदर भी होता है। दूसरा रिसर्च भी कई जगह पे लाइक कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है, अंडरस्टैंड वाई और यूनिवर्स इज डोमिनेटेड बाय मैटर रादर देन एंटी मैटर, कि क्यों हमारे यूनिवर्स में मैटर्स ज़्यादा, एंटी मैटर प्रेजेंट है। तो इस पर भी काफ़ी अधिक रिसर्च जो है वो आपका लगातार चल रही है। दूसरी भी कई सारी स्टडी आपकी हो रही है, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कहा गया कि जैसे मान लो कि दो पार्टिकल्स हैं एंड है ना, तो ये पार्टिकल्स को एग्जिस्ट आपका कर सकते हैं, और दोनों एक साथ जो है जब साथ रहेंगे तो दे डिराइव द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया जो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वार्क्स में भी है, और ये जो क्वार्क्स मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट है तो वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज़ भी इस एरिया में दिया गया है, तो उस बेसिस पे हमारी जो जानकारी है यूनिवर्स से इंटरेक्शन की, उसके बारे में भी हमारी जानकारी बढ़ती है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल के साथ ये एसोसिएटेड है, और दोनों जो पार्टिकल को एग्जिस्ट करते हैं और वो उसके प्रॉपर्टी को मतलब दोनों एक साथ मिलके ही अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन आपका करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे आँख है और उसमें मेरा चश्मा लगा रखा है,
तो है ना, तो दोनों मिलके ही जब साथ रहेंगे तभी जो है मैं देख सकता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर चश्मा नहीं होगा तब मैं सही से नहीं देख पाऊंगा, और आप कह सकते हो आँख नहीं होगी तब तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जब चश्मा और आँख दोनों मिल जाएंगे तब मैं देख सकता हूँ। तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन पार्टिकल्स का, ये इंट्रैक्शन पर बेस्ड होता है, और दोनों पार्टिकल्स जब आपके साथ रहेंगे या एक तरीके से जो इंट्रैक्शन आपका इस्टेब्लिश होगा उस बेसिस पर हम अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम क्वांटम एंटेंगलमेंट शब्द यूज़ करते हैं। देखो मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसका जो एंटी मैटर होगा पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन जो है वो आपका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी रिपोर्ट है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा देख लेता है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो जो ग्लोबल ड्राइंग ट्रेंड्स की बात की, जो सूखा लगातार आपका हो रहा है, तो यहाँ पे 3/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड हैज़ एक्सपीरियंस ड्रायर कंडीशंस। काफ़ी सारे एरियाज़ में देखो ड्रायर कंडीशन मतलब पानी की अगर अवेलेबिलिटी नहीं, अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये क्या प्लांट और एनिमल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन कॉज जो कई सारे डेवलपमेंट्स है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, पानी की कमी हो, डिफॉरेस्टेशंस हैं, वो इवन जो फर्टाइल लैंड है उसको भी डेजर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो पहले जो लैंड यूज़ पैटर्न पे चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे इकोसिस्टम भी आपका अफेक्ट हो रहा है, और जितनी भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक हो रहा है। फ्यूचर में कहा गया कि लगभग 5 बिलियन लोग जो है ना, जो 5 बिलियन के आसपास जो लोग हैं ये इस कंडीशन से अफेक्ट हो सकते हैं। डेटा आप कोट कर सकते हो। और मान लो कि जिस तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर हमारे पास लैंड ही नहीं होगा और या सूखापन इस टाइप से अगर ये स्थिति बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इससे जो ह्यूमन आप कह सकते हो सिविलाइजेशन है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। एग्रीकल्चर के रिस्क की भी बात की गई है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, इसके अलावा अगर मान लो कि लैंड में मतलब मॉइस्चर नहीं है, सॉइल मॉइस्चर नहीं है, ये सूखापन हो रहा है, तो उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, इससे फार्म की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगी, और इससे आपकी फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये भी है। तो इंक्रीज एरिडिटी की बात अगर बात किया जाए तो माइग्रेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो लैंड पूरा तरीके से अगर बंजर हो रही है, सूख रही है, पानी नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे। अगर जो लैंडफॉर्म पैटर्न पे बदलाव है, उसमें एक फैक्टर है कि बारिश में जो बदलाव है, जो वेरिएबिलिटी है, वो इंडियन मानसून की एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि फीचर बनता है। लेकिन ये वेरिएबिलिटी अगर बढ़ती चली जाए, फॉर एग्जांपल अगर सूखा बहुत अधिक हो जाए, बारिश ही ना हो, या बहुत जगह जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, दोनों ही कंसिडरेशन में जो लैंड डिग्रेडेशन है वो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्थिति है जहाँ पे आपको लैंड डिग्रेडेशन अगर कंटिन्यूस बेसिस में रहता है, तो इसका आसपास का जो इलाका है, क्योंकि लैंड पर हर चीज़ निर्भर होती है, तो फूड भी अफेक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो आपका अफेक्ट होगी। फिर लगातार बातचीत भी हो रही है कि लाइक वेल्दी नेशंस जो हैं, लाइक दे शुड ऑल्सो फोकस कि किस तरीके से अगर ड्रॉट की स्थिति होती है तो कैसे उसको डील करना है, फॉरकास्टिंग वाटर मैनेजमेंट पे कैसे फोकस करना है। तो अभी जो यूएन की समिट हुई रियाद के अंदर, इसमें जो कई डिफरेंट जो स्ट्रैटेजी है उसको लाने की बात की गई है कि जो सूखा, ड्रॉट और लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम रोक सकते हैं। तो इस वजह से हम इस पर डिस्कशन करें। तो इतने पॉइंट्स अगर आपसे पास हैं तो आप अपना लिख सकते हो कि किस तरीके से लैंड में जो बदलाव है, ख़ास तौर से अगर ड्राइंग लैंड हो रहा है, तो ये बहुत अधिक आपका जो बदलाव है, ये चेंजेस है कर सकता है, और जिसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आपका पड़ सकता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, कल IS मीन्स 2024 का रिजल्ट आपका आउट हुआ है। तो उसमें जो है ये मुस्कान, सचिन एंड विकास, ठीक है, काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, तो ये आपका सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो और भी कई लोग सेलेक्ट आपके हुए हैं जो जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया है। तो आप मतलब आपको भी इनसे मोटिवेशन लेने की बात है, क्योंकि इनका सबका एक पर्सनल स्ट्रगल भी है और अपनी मेहनत करते रहें। ख़ासतौर से मुस्कान की बात करें तो इसका तो अगर फाइनल लिस्ट होगी, क्योंकि अभी तो मैं कोई इंटरेक्शन नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बार अगर मुस्कान फाइनली सेलेक्ट हो गई तो मैं ज़रूर से आपसे मतलब यहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत उसका भी मतलब ऊपर नीचे बहुत चला है, और काफ़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन रखी है, और फाइनली जो है इंटरव्यू कॉल आया है। मैं वेरी होपफुल कि तीनों जो है फाइनल लिस्ट में आपका सेलेक्ट होंगे। मेहनत करते रहना, आप सभी लोग को भी मेहनत करते रहना। जिनका रिजल्ट नहीं भी निकला है तो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है, और मैं आपको कोई ऐसे मोटिवेटिंग शब्द भी नहीं बोलने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहने जा रहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप लोग ज़रूर से एक थोड़ा सा, जब माइंड एक रिलैक्स कर जाए, स्टेबल हो जाए, तो एक समय ज़रूर से देना कि अच्छा कहाँ हमारी कमी रह जाती है, वो देखना जरूरी। देखो अगर कमी अगर हम नहीं जान पाते हैं, अगर मिस्टेक्स रिपीट होंगी, रिजल्ट रिपीट होगा, और अगर रिजल्ट रिपीट होगा तो आपको भी पता है कि फिर साल पर साल जो है बीतते चले जाएंगे। आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो भी छोटी बात नहीं है, बट मेंस की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं,
तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैंने कल जो एक लाइव इंटरेक्शन 10-15 मिनट का वीडियो बनाया था, तो आप उसको चाहो देख लो। मैंने उस पर चर्चा की है कि किन किन क्राइटेरिया के बेसिस में आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन को जज करना चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन अगर आप साथ में लेकर चलते हैं तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में है, एडिटोरियल का टॉपिक आपका बन जाता है ये। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली हाईलाइट किया है थोड़ा सा भी मतलब कोल्ड अभी ठीक नहीं हुआ, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंटरकनेक्टेड जो क्राइसिस है फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो सिंपल से जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि फूड इनसिक्योरिटी एंड एनर्जी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो फूड प्रोडक्शन है, कई सारे इश्यूज उसे फेस करना पड़ रहा है। जैसे पहले तो देखो डिमांड फूड का लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके अलावा लाइक इनइक्वालिटी है, कोई एक्सेस कर पाता है, कहीं नहीं कर सकता है, क्लाइमेट चेंज भी है, तो ये भी है। बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आप करते हो, फूड प्रोडक्शन की जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं उसमें आपकी एनर्जी की कमी है। तो एनर्जी का अगर रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रही है, एनर्जी नहीं है या एनर्जी पॉवर्टी की स्थिति है, तो वो भी क्या है, फूड के प्रोडक्शन, सप्लाई और फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया। तो एग्रीकल्चर की बात अगर किया जाए, सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूमर है, इट ऑल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब ये एक लॉजिक भी किया गया, जैसे मान लो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो उसमें राइस का अगर आप प्रोडक्शन करते हो, मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती है। मीथेन जो है उसका जो प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो बहुत हाई है, ऑल दो क्वांटिटी लेस है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही हैं, चाहे आप देख लो मीथेन जैसी गैसेस अगर एमिट हो रही हैं, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग अगर करते हैं, या राइस है, या खेतों में मीथेन जैसी गैस अगर प्रोडक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रीन हाउस गैस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जितना अधिक होगा, क्योंकि मीथेन भी उनमें से एक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। ओवरऑल ये भी है कि जैसे लगातार अगर सपोज ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आउटपुट भी अफेक्ट होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो यहाँ पे ऑन एनर्जी फ्रंट देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल काफ़ी टेंशन भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात भी लगातार आपकी की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे मान लो अभी फॉसिल फ्यूल, कोल, इन पर बहुत निर्भरता है, तो कार्बन इंटेंसिव एनर्जी पर हम काफ़ी निर्भर हैं। हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस जो हैं वो करने पड़ेंगे, तब हम कहीं जाके कार्बन इंटेंसिव जो एनर्जी है उसको हम उसको थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढ सकते हैं और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर लगभग 70% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्स को कंज्यूम करता है, 20% ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो फूड फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है ना, फ्रॉम मैकेनाइजेशन टू ट्रांसपोर्टेशन से मतलब जोड़ा कि अगर हम देखें, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें, तो इतना जो निर्भरता है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक आर्गूमेंट है कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्या वो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, अगर हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज से अगर हम उसको मीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी कैन से कि जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में भी वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहा है। तो ये चीज़ कही गई कि हम अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जो है लगातार जा सकते हैं। एनर्जी पॉवर्टी, जो लो इनकम कंट्री है वहाँ पे ऑलरेडी आप कह सकते हो कि एनर्जी की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो मीट नहीं हो पा रही है। तो एनर्जी पॉवर्टी की स्थिति में आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात नहीं कर सकते, पहले तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे एनर्जी पॉवर्टी प्रेजेंट है। और अगर एनर्जी पॉवर्टी प्रेजेंट है तो एनर्जी ट्रांजिशन मतलब रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाना, मतलब एक तरीके से हम ट्रांजिशन की तरफ एकदम से चले जाएं, ऐसा इतना आसान नहीं है। रूरल एरियाज़ में भी कहीं ना कहीं एनर्जी की अगर कमी है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आपका अफेक्ट होगा। जैसे आप पानी निकालने से लेके, पानी डालने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सीड सोविंग से लेके, बहुत सारे हर एक लेवल आयाम की बात करो तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपका रहता है। तो अगर एनर्जी नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका अफेक्ट होगा, या फिर अगर एनर्जी कॉस्टली है तो जो भी प्रोडक्शन होगा उसका प्राइस हायर होगा। तो ये सब चैलेंजेस कहीं ना कहीं लेकर आएंगे और इससे फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी एक हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई इनकम कंट्री लगभग 83% ऑफ न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी अपना डेवलप कर रही है। अब लो इनकम कंट्रीज़ को भी करना पड़ेगा। सोलर बायोमास एनर्जी की सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक सोल्यूशन हो सकते हैं, खासतौर से जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिडक्शन में हेल्प कर सकता है। और वो एग्रीकल्चर कई एक्टिविटीज़ में इनका इस्तेमाल भी आपका हो सकता है। तो लगातार जो डिमांड है, खास तौर से कंपीटिंग डिमांड ऑन एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा डिमांड
जैसे पॉपुलेशन आपकी लगातार बढ़ रही है, प्लस एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक तरफ एनर्जी की भी डिमांड है, एनर्जी ट्रांजिशन की भी डिमांड है, पॉपुलेशन है तो उसकी भी डिमांड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में है, तो इनको हम कैसे बैलेंस करते हैं तो ये थोड़ा देखना जरूरी है। तो एनवायरमेंटल इथिक्स को कैसे कंसिडर करते हैं, अगर आप पॉपुलेशन की जो डिमांड एग्रीकल्चर को लेके है, अगर आप उस डिमांड को मीट कर रहे हो कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन करके, तो वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं। तो अब हम कैसे एनर्जी ट्रांजिशन पर भी जा रहे हैं और साथ में जो प्रोडक्शन या जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए उसको कैसे हम इंप्रूव इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं वो देखना जरूरी है। फिर इकोनॉमिक बर्डन ऑन फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कॉस्ट जो फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी का है वो बहुत हायर है। अगर आपका प्रोडक्शन रिड्यूस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट होती है तो वहाँ पे आपको एक अलग चैलेंज होगा। उसके बाद एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इनसिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बनता है कि कहीं ना कहीं आपको एनर्जी जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा। एनर्जी पॉवर्टी कैसे खत्म कर उस डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। फिर नीड फॉर इंक्लूसिविटी इज अ सॉल्यूशन, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है। फॉसिल फ्यूल के एक्सपेंशन जो है अभी फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाते हैं उस पर जाना जरूरी है ना। ये एवरी डिले कंपाउंड्स द ह्यूमन एनवायरनमेंट इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है तो एनवायरनमेंट पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि एनर्जी जो भी हम प्रोड्यूस करें वो उसका जो मतलब सबकी नीड और रिक्वायरमेंट हो, मीट हो। वनरेबल जो कम्युनिटी है वो ऐसा ना रहे कि वो छूट जाए, ऐसा ना रहे कि हम ये कहें कि हम एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उसमें हम जो भी कॉस्ट है उसको इम्पोज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो इतनी कॉस्टली हो कि सभी तक वो रीच ना करे, सभी उसको एक्सेस ना कर पाएँ या सभी उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो इंक्लूसिविटी हमें मेंटेन करनी है कि एनर्जी की नीड जो है वो सभी की पूरी आपकी हो सके। इंडिया का नीड टू राइट टू कनेक्ट, यहाँ पॉलिटी का एक टॉपिक आ जा सकता है, तो राइट टू डिसकनेक्ट की बात की गई है। जैसे आप लोग जॉब करते हो, अब उस जॉब में है ना कि एक समय तक जॉब है, वैसा नहीं कभी भी कॉल कर दो, दिन भर काम ही करते रहते हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि अभी कौन सा एक देश है जिसने कि एक लॉ लेकर आया है रिलेटिंग टू इट। तो हमें इंडिया डज नॉट हैव स्पेसिफिक लॉ जो रिकॉग्नाइज करे राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी में राइट टू वर्क जो है वो जरूर से चर्चा है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में राइट टू वर्क की बात की गई। जैसे आर्टिकल 38 की बात कर दो, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात है। आर्टिकल 39E की बात करें तो डीपीएसपी जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि हेल्थ ऑफ वर्कर्स पे ध्यान देना। विशाखा गाइडलाइंस की बात करें वहाँ पे भी वर्क प्लेस में वायलेट है ना, तो जैसे जैसे मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें अगर वर्क प्लेस के अंदर है तो वो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। और किस तरीके से हम एक तरीके से एक इस मतलब जो वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ सिक्योर कर सके, हेल्दी कर सकें, तो उस पर भी फोकस आपका करना जरूरी है। रविंद्र कुमार धारीवाल केस की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आर्टिकल 14 में इंक्लूड होगा, दैट इज़ आइडिया ऑफ इंक्लूसिव इक्वालिटी टू रीजनेबली अकोमोडेट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये कई सारे मतलब अगर हम वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इवन आर्टिकल 14 के अंदर हम कैसे एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा अगर वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे मान लो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ये पीपल हैं, वो चीज़ों को ना कर पाएँ सही से या अपने काम को वो सही से ना कर पाएँ, उनके लिए अलग तरीके का चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी के प्रिंसिपल के वो अपोजिट है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके से हम क्रिएट करें जहाँ पे वो इंक्लूसिव नेचर पे हो, इवन पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर वो फेस कर रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो भी वो चीज़ों को कार्य अपना कर सकें। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 2-4 दिन से हो रही है, मैंने नया जो है एक ऑर्डर किया है जो ये एक्सटेंशन है जिसमें माइक वाइक लगे रहते हैं, हो सकता है उसी में कुछ इशू हो, क्योंकि अब और तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ थोड़ा सा लोग हाईलाइट करना, क्योंकि मैंने पोर्ट चेंज करके और अलग से करने का प्रयास किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, यही सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताया है ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ध्यान में राइट टू डिसकनेक्ट ऐसा हमारे उसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मर्चेंट शिपिंग के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। तो ये जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का है, कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 का है। तो अभी जैसे जो बदलाव आपके हो रहे हैं उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमें नए लॉ की ज़रूरत आपका है। उसके बाद लाइक 50% जो इंडियन फ्लैग वेसल्स है इससे अफेक्ट आपकी हो सकती हैं। एंड है ना, जो सेक्टर रेगुलेशंस हैं, मतलब जिस टाइप से आपको ऑफशोर सेक्टर रेगुलेशन है, जो शिप्स वेसल्स हैं, इनका रेगुलेशन होना चाहिए, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो
प्रॉपर एक रेगुलेशन ज़रूरी भी है। उसके बाद ट्रेनिंग फ्रेमवर्क भी है, लीगल स्ट्रक्चर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैरीटाइम ट्रेनिंग और इस सब में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। अब एक जहाज़ को इमेजिन करो, उसको रन करना और बहुत सारी चीज़ें जिसमें एक प्रॉपर मैरीटाइम ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, उस पर हमें काम करना है। सी फेरर्स जो हैं, जो आपके समुद्र में जाते हैं, तो उनके उनके वेलफेयर की बात की गई है। लगभग 85% अगर सी फेरर्स जो हैं फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स के अंदर अगर हैं, तो उनको अगर हम नेगलेक्ट करते तो वो सही नहीं है, तो उनको इंक्लूड करना, उनके सर्टेन राइट्स उसको रेस्पेक्ट करना और उनके सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करना, ये चीज़ भी इस बिल के अंदर आपका इंक्लूड किया गया है। कई सारे हमने इंटरनेशनल लॉज भी साइन किए हैं जिसको हम कंप्लाई भी करते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि हमें एक तरीके से क्या रेगुलेटर फैसिलिटेटर मॉडल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर कोई चीज़ रन होती है तो उसका प्रॉपर रेगुलेशन तो मैटर करता ही है, लीगल स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और जो उसमें काम करते हैं उनके वेलफेयर को हम कैसे ध्यान में रखें, वो भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। सो इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन को काफ़ी आसान किया गया है, जैसे इसमें जो थ्रेशोल्ड है 100% से 51% इंडियन सिटीजन्स के लिए किया गया है ना। तो जो मतलब ओन करते हैं इंडियन वेसल्स को, एनआरआईज और ओवरसीज़ इंडियंस हैं, तो उनको भी अलाउड है कि अपने वो इंडियन वेसल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। और फॉरेन एंटिटी जो शेयर होल्ड कर सकते हैं। टेम्प्रेरी जो रजिस्ट्रेशन है फॉर वेसल्स है डिज़ाइन फॉर डिमोलिशन टू सपोर्ट शिप रिसाइकलिंग। तो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर मान लो कोई शिप है बहुत पुरानी हो गई है, उसको डिमोलिश करना और उसको रिसाइकिल के लिए हम भेज सकते हैं, तो उसके लिए टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इन लार्ज स्कोप ऑफ द वेसल्स, तो इसमें जो वेसल्स की डेफिनेशन है उसको भी वाइड थोड़ा किया गया है। वाइड रेंज ऑफ वेसल्स जिसमें सबमर्सिबल है जो पानी के नीचे चली जाती हैं, कई सारे हैं, तो उनको इंक्लूड इसमें किया गया है। फिर ऑपरेशनल सेफ्टी रिस्क को भी क्या क्या हो सकता है उसको भी इंक्लूड किया गया है बिल के अंदर। जो कोस्टल सिक्योरिटी है, मतलब जो किनारा है हमारा, जो कोस्टल इलाके हैं उसकी सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकें, तो उस पर भी चर्चा, मतलब वो भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई। तो इंडियन गवर्नमेंट ख़ास तौर से वर्क कर रही है कि कैसे जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना, उस जैसे फॉर एग्जांपल जो सल्फ़र कंटेंट है उसके लेवल को रिड्यूस करना। सल्फ़र कंटेंट जो जहाज़ों और इन सब में फ्यूल यूज़ होता है उसमें सल्फ़र कंटेंट को रिड्यूस करना बिलो 0.5% तक लेकर आना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ को बैन करना। स्वच्छ सागर की तरफ जो ऑनलाइन पोर्टल भी आपका लॉन्च किया गया है कि जो भी शिप के द्वारा वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कन्वेंशन है जिसके माध्यम से मैराइन पॉल्यूशन जो है कैसे उसको दूर किया जा सके, जैसे मारपॉल या बंकर कन्वेंशन है, ये आईएमओ का ही आपका एक तरीके से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ही ये एक कन्वेंशन है जिसके माध्यम से हम मैराइन जो समुद्री पॉल्यूशन है शिप की वजह से जो कॉज होता है उसको कंट्रोल करने की बात की जाए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी इंडियन लॉस में इंक्लूड किया गया है। समुद्री जो रेगुलेशंस है उनको अलाइन करना और है ना, और साथ में जो अच्छी शिपिंग प्रैक्टिसेस हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ हम कैसे जाएं उस पर भी फोकस आपका किया गया। फिर सी फेरर्स पे जो किया गया, तो इसमें जो सी फेरर्स हैं उनके नंबर भी आप लगभग काफ़ी हैं, 2,85,000 के आसपास है। इनके वेलफेयर प्रोविज़न पे काम करना, तो यहाँ पे जो वेलफेयर और सेफ्टी है तो उसको एड्रेस करना। एक्सटेंड वेलफेयर मेजर्स टू इंडियन सी फेरर्स ऑन फॉरेन वेसल्स, जो मतलब दूसरी देश के जहाज हैं उनमें इंडियन सी फेरर्स है तो उनके वेलफेयर को कैसे दें, तो उसको भी इस बिल के अंदर इंक्लूड किया गया है। एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अंडर यूनियन गवर्नमेंट। हिस्टोरिकली जो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उसमें प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी है ना, ट्रेनिंग और सब के लिए जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इंक्लूड करना। कोस्टल शिपिंग पर भी इस बिल के अंदर चर्चा की गई है, जैसे शिप रेगुलेशन, सेपरेशन ऑफ टेक्निकल शिप रेगुलेशन फ्रॉम कमर्शियल यूज़ टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब टेक्निकल लेवल पे है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, अब एक ऐसा इमेजिन कोई कार है, अब कार में कितने एयरबैग्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो क्या हो टेक्निकल रेगुलेशन हो गया। लेकिन मान लो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, जाते समय क्या होना चाहिए, ये सब वो एक जो कमर्शियल यूज़ है वो उस पर उसका रेगुलेशन हो गया। तो दोनों को सेपरेट रखना है। तो शिप के केस में भी टेक्निकल रेगुलेशन और कमर्शियल जो यूज़ है उसको सेपरेट रखना। लाइसेंसिंग, परमिशन, कोस्टल प्लानिंग, ये सब चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर उसके बाद अलाइंग विथ इनिशिएटिव, डिफरेंट जो इनिशिएटिव जिसके माध्यम से कोस्टल शिपिंग को प्रमोट किया जा सके, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। साथ में जो बर्थ है, जैसे मान लो कि शिप्स कहाँ पार्क होंगी, कैसे कनेक्टिविटी रहेगी, सामान को लोड करना और सामान को उतारना, फिर कहाँ से कैसी चीज़ें जाती हैं, तो ये सब भी फोकस इसमें किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है। फिर उसके बाद
चीज़ों का इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना और इन्वेस्टमेंट कैसे ख़ास तौर से अट्रैक्ट किया जा सकता है, सेफ्टी कंसर्न, पॉल्यूशन को कैसे दूर किया जाए, सी फेरर के वेलफेयर्स को कैसे ध्यान में रखा जाए, ये सब कुछ जो है इस बिल के अंदर इंक्लूड। तो ये सब कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट है इस बिल के अंदर। पहला तो आपको ध्यान में रखना मैराइन पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन है, इन लार्ज स्कोप ऑफ वेसल्स की बात की गई है। फिर इसके अलावा आप कोस्टल शिपिंग की बात करो तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं लॉस एस्कोबैजोस करके बात की गई है। तो ये एक तरीके का एक ट्रेडिशन है, जैसे इसमें ख़ासतौर से स्पेन और ये सब में फॉलो किया जाता है। तो जो भेड़ चराते हैं तो वो जब आते हैं तो वो कुछ ऐसा जलाते हुए आते हैं फ्रॉम माउंटेन टू विलेज, और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइटिंग अप देयर पाथ विद ब्लेजिंग ब्रूम, तो है ना। तो और फिर ऐसा ड्रम बजाते हुए और ऐसा आते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसे लॉस एस्कोबाजोस बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगेन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया, 50% ऑफर एक्टिव है। ये जल्द स्टार्ट हो जाएगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में, चाहे करंट अफेयर, स्टैटिक पार्ट, सब कुछ जो है इसके अंदर कवर होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, और दिसंबर तक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है जिन जिन चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए, वो सारा मैं कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 30 टेस्ट है, प्लस इसमें मैं स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे मान लो आप प्रहार बैच का हिस्सा है या टेस्ट सीरीज़ का आप हिस्सा, इस कोर्स के अंदर आपका स्टैटिक पार्ट भी होगा। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो कंटेंट है जो आप चाहे टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल रहा है या प्रहार बैच के अंदर, वो सब कुछ आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो एक जगह पे आपको पूरा प्रीलिम्स का भी करंट अफेयर मिल रहा है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक रिवीजन भी हो जाएगा, 2 साल का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। और एक तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक्स और बहुत चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्रॉपर क्लासेस होंगी, हो सकता है 60 के ऊपर 60+ क्लासेस इसके अंदर होंगी, और ये अल्टीमेट कोर्स होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 60 क्या अराउंड 70 या 80 तक क्लासेस चली जाएंगी इसकी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और अभी तक आप नहीं जुड़े तो ज़रूर से जुड़ना है। और मैंने आपको ये कहना है। और दूसरा देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो ये क्लासेस आप आकलन प्लस है, जिसमें आप अपना जो आंसर है उसका इवेलुएशन करा सकते हैं। ऐसे राइटिंग कोर्स का आप हिस्सा नहीं तो ये कर सकते हैं। इथिक्स इंटीग्रिटी है, टेस्ट सीरीज़ है, और भी कई कोर्सेस हैं, सबका हिस्सा आप बन सकते हैं। आकलन सीरीज़ तो बहुत अल्टीमेट है, जिसमें आप अपने आंसर का इवेलुएशन करा सकते हैं। 200+ आंसर्स का इवेलुएशन, 5 1-to-1 सेशन है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 5 ऐसे हैं। इसमें 50% आज ऑफ है आपका। तो ये थीम मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिनका फिर आपको आंसर्स लिखने हैं। लिखते जाओगे, इवैल्यूएशन होगा तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, क्योंकि बाद में सब चीज़ें इंप्रूवमेंट आपकी नहीं होंगी। और कोई क्वेरी है तो आपको ये नंबर याद रखना 9057921649, आपको मैसेज कर देना है। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको ये वेबसाइट है, इसमें जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है और ज्वाइन कर सकते हो। इसमें करंट अफेयर के PDF मैगजीन्स भी आपको अवेलेबल रहेंगी। सौरभ पांडे CSE ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लो, द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया इज आइडेंटिटी बेस्ड, एज अ रिजल्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड आउटकम। ये आपको लिखना 15 नंबर पे जरूर से जरूर लिखो। अपने आंसर को इवेल्युएशन अगर आपको करानी है तो आकलन प्लस जो है इसका, इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एक बार आप लोग जरूर से बताना वॉइस में कोई इश्यू हो तो।